नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज एक्सपर्ट पे। गाइज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री का लेसन 5th है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बनाइएगा। लिसन एंड अंडरस्टैंड के कॉन्सेप्ट पे हम स्टार्टिंग से काम करते आ रहे हैं, तो आप सुनिएगा, समझिएगा, तभी आप लिख पाएंगे। चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो या फिर आप एनसी वेब के स्टूडेंट हो, रेगुलर से भी अगर आप कॉलेज कर रहे हैं, बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम आप कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर आपने ले रखा है या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने 12th क्लास में भी अगर आर्ट्स स्ट्रीम में अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने 12th क्लास में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। आपकी इस बुक में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। तो बुक में कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा है। एक समराइज नोट बनाया है मैंने गाइज आपके लिए, उन नोट्स को फॉलो कीजिए और 110% आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, इन फ्यूचर हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो अपडेट हैं आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे गाइज। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम वैदिक सभ्यता को एकमात्र सभ्यता माना जाता था, परंतु हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब इतिहासकारों को जानकारी प्राप्त हुई तो पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो गाइस पहले क्या होता था कि वैदिक जो सभ्यता होती थी हमारी, वैदिक सभ्यता के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर है, मैं आपको पूरा वो चैप्टर अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम वैदिक सभ्यता ही जो है वो आई थी समाज में। ऐसा लगा कि इतिहासकारों को भी ऐसा प्राप्त हो कि वैदिक सभ्यता ही एकमात्र सभ्यता है जो बहुत पुरानी सभ्यता है। लेकिन जब इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तब पता चला कि सबसे, यानी कि भारत की ही नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है हड़प्पा सभ्यता। ओके गाइस, तो पूरे विश्व की जो है प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा सभ्यता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ब्रॉड ये सभ्यता जो है हमारा सिविलाइजेशन होगा। कहते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब हड़प्पा सभ्यता को गाइस सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सर्वप्रथम सिंधु नदी, इंडस वैली यानी कि सिंधु की जो घाटियां हैं वहां पे प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर विभिन्न प्रकार के विद्वानों का, विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों का अलग अलग मत है गाइस। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो फॉलो कीजिए। आपकी एनसीईआरटी में जो हड़प्पा सभ्यता का काल दे रखा है वो दे रखा है 2600 से 1900 BC एज पर योर एनसीटी गाइस। तो आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है, आप ये फॉलो कीजिए। अब बहुत सारे मतलब विद्वानों के अलग अलग मत हैं, बट आप जो आपकी बुक में गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो दे रखा है, बेटर होगा आप वही फॉलो करें। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, अब हम ये पढ़ते हैं। लगभग 150 साल पहले रेल पथ के निर्माण के समय इंजीनियर को हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी पक्की ईंटों का अवशेष प्राप्त हुआ। अब इंजीनियर ने खुदाई में प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया, परंतु इस बात को नहीं समझ पाए कि जो प्राप्त ईंट हैं वो किसी सभ्यता से संबंधित हैं। इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इस काल को खोजा, तब पता लगा कि यह एक प्राचीनतम सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई गाइस? क्या हुआ था कि 150 साल पहले इंजीनियर खुदाई कर रहे थे, उन्हें कुछ मिट्टी में पत्थर दबे हुए मिले, पक्के पत्थरों का उन्होंने उपयोग कर लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चला कि ये जो पक्के ईंटों का वो प्रयोग कर रहे हैं वो किसी सभ्यता से जुड़ी है। उसके 80 वर्ष बाद इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने जब खुदाई की, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चला, तब पता चला कि वहाँ पे एक सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज अब मुख्यतः रूप से कैसे हुई हम वो पढ़ते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की मिलने की घोषणा की थी। राखल दास बनर्जी को भी इसका श्रेय जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खोजने में, हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व ढूंढने में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किया है गाइस। सर्वप्रथम हड़प्पा नगर नामक स्थान पर अवशेष मिले, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ओके गाइस, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं हम। अब ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र, पश्चिम में सुलंगेड्रा, बलूचिस्तान और पूर्व में आलमगीर, यूपी। मैं आपको अभी इंडिया के मैप में कोऑर्डिनेट कर देता हूँ ताकि आप बेटर समझ पाएँ गाइस इसे। ओके गाइस, मैं आपको ना मार्कअप करके बता देता हूँ कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता था उसका भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से था, यानी किस प्रकार से ज्योग्राफिकली
जो हड़प्पा सभ्यता था वो भारत में फैला हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट था अपना पाकिस्तान में है अभी बालूचिस्तान, वहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वो चारों पॉइंट्स तो हैं, उस चारों पॉइंट्स तक, उस चारों पॉइंट के बीच में जितना भी संपूर्ण क्षेत्र आता है वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता था दोस्तों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता था। दूसरा था आपका जम्मू कश्मीर में, जो थर्ड पॉइंट था अपना वो है महाराष्ट्र, एंड फोर्थ पॉइंट इज उत्तर प्रदेश। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर के तौर पे इस पूरे इलाके में हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूर्ण रूप से फैली हुई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर आपको बताना चाहूँगा, पहले भारत पाकिस्तान एक ही थे, और इसलिए जो है मैंने आपको मार्कअप किया उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो बलूचिस्तान हो गया, मांडा हो गया, एंड देन जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र जो हैं, वो सभी किस प्रकार से एक दूसरे से मिले हुए थे और किस प्रकार से इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हुआ था वो आपको बताया गया है इसमें। ठीक है गाइस, नाउ आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है गाइज वो कम से कम आपको 6 पेजों में लिखना होता है। अगर आप 2-3 पेजों में लिखते हैं तो बहुत मुश्किल है आपका पास होना। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके उतना नॉलेज गेन कीजिए एंड देन लिख के आइए। आप सुनिए, अंडरस्टैंड कीजिए कॉन्सेप्ट को। हाँ, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत नंबर लेके अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप 4-5 पेज लिखेंगे, उस केस में भी आप पास हो सकते हैं। बट बेटर होगा अगर आपको बेटर मार्क्स चाहिए तो 6 पेज या उससे ज़्यादा पेजेस आप लिखेंगे तो बेनिफिशियल होता है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे गाइज। उन नोट्स को आप फॉलो अप कर सकते हैं और ये पूरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो विस्तारित रूप से आपको नोट्स में मिल जाएगी। वैसे मैं अभी आपको समराइज करके पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता थी नगरीय सभ्यता, कि हड़प्पा सभ्यता जिस प्रकार से नगरीय सभ्यता थी, वो जिस प्रकार से उसका जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, उसके बारे में इसमें आपको थोड़ा लिखना है। नेक्स्ट है नगर निर्माण योजना, यानी कि नगरों को किस प्रकार से निर्माण किया गया था। 2 भागों में जो नगर है वो बांटे गए थे। एक दुर्ग था आपका, दूसरा जो था वो निचला शहर होता था। तो किस प्रकार से बांटा गया था, उन दोनों में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या अंतर थे, वो सभी आपको इसमें लिखना होता है गाइज। चौड़ी सड़कें थी, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो चौड़ी हुआ करती थी, प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देन फोर्थ जो विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली थी। जो हड़प्पा सभ्यता की गाइस जल निकास जो प्रणाली थी वो अत्यधिक आधुनिक थी। किस प्रकार से स्नानागार से निकले हुए या फिर घर से जो कोई भी अगर नाला या इत्यादि निकलता था जल निकास के थ्रू, तो उसके आगे एक जाल लगा देते थे, जिसमें क्या होता था कि सभी जो कठोर पदार्थ होते थे वो फंस जाते थे और जो पानी होता था वो जाल के थ्रू निकल जाता, जिससे जो नाला है वो साफ रहता था उनका। जल निकास प्रणाली इस प्रकार से की गई थी वहाँ की। मूर्तिकला किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा की जो लिपि है उसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से आगे बताऊंगा डिस्क्राइब करके, अभी आप नोट कर सकते हैं। अन्नगार की हड़प्पा सभ्यता में इमरजेंसी के तौर पे अन्नगार, जिसे आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि अन्न भंडार रखे जाते हैं सिक्योर करके, कि आने वाले टाइम में कोई मुसीबत आए तो उससे पालन पोषण हो सके, तो वो भी हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। स्नानागार होता था, मनके का निर्माण, विदेशी व्यापार, कृषि। तो ये 11 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप प्रत्येक पॉइंट में 5-5 लाइन में लिखेंगे तो आप आराम से इसे 6 पेज तक लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे आपको गाइस। सारे नोट्स जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ इसके विस्तारित रूप से जो इसका होता है वो भी मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा गाइस। अब पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन थे। अब इंडिया में ना हड़प्पा सभ्यता के कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्थल जो हैं वो पाए गए थे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे गाइस। जिसमें नागेश्वर इंपॉर्टेंट है, जो कि गुजरात में अभी स्थित है। बालाकोट जो अभी पाकिस्तान में है, क्योंकि पहले भारत पाकिस्तान एक था, अभी आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, तो अब जो है बालाकोट पाकिस्तान में चला गया है गाइस। चूनद्रो जो पाकिस्तान में है। कोटा दीजी जो कि पाकिस्तान में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धोलावीरा जो गुजरात में है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में गाइस। बनावली जो कि हरियाणा में है गाइस। देन राखीगढ़ जो कि हरियाणा में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कुछ स्थल मैंने आपको बताए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स। आपको कई बार मैप में भी आ जाते हैं कि मैप में मार्कअप कीजिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो कई बार 12th क्लासेस में पूछा जाता है, ये प्रीवियस क्लासेस में आपको पूछा गया होगा, आप एक्सपीरियंस होंगे, तो मैप में भी ऐसे ऐसे स्थल जो हैं आ जाते हैं नोट करने के लिए।
कई बार जो ये स्थल हैं गाइज वो SOL के एग्जाम्स में भी दे दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब धार्मिक जीवन, अब हम पढ़ते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो किस प्रकार का धार्मिक जीवन, किस प्रकार का जो धार्मिक जीवन है वो व्यतीत करते थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अंतर्गत, धार्मिक जीवन के अंतर्गत धरती पूजा की जाती थी, भूमि को उर्वरकता की देवी माना जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि जो धार्मिक जीवन है ना, लोग जो भूमि है, जो मातृभूमि है, जैसे हम कहते हैं कि धरती माता को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुपति महादेव की एक प्रतिमा मिली है हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के दौरान, जिसमें देवता योगी की मुद्रा में बैठे हैं। इनके पास एक हाथी, एक शेर, एक गेंडा और एक सिंहासन के नीचे एक भैंसा है। वृक्ष की पूजा की जाती थी। एक मोहर पर भी पीपल के शाखाओं में बीच एक देवता का चित्र मिलता है। जानवरों की पूजा भी होती थी। तो धार्मिक पूजा के बहुत से अवशेष मिले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि एक योगी के मुद्रा में बैठे देवता की जो है एक प्रतिमा मिली है। एक मोहरे पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो देवता हैं उनकी भी जो एक पिक्चर है वो मिली है वहाँ से, उस मोहरे पर वो एकत्रित की गई है, मोहरे पर वो चित्रकृत की गई है गाइस। धरती की पूजा की जाती थी, धरती को उर्वरकता की जो देवी है वो मानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब हड़प्पा लिपि की विशेषता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हड़प्पा लिपि के बारे में ब्रॉड में बता रहा हूँ आपको गाइस। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि पहली ऐसी लिपि थी जो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह थे गाइस। इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा की जो लिपि थी इसमें 375 से 400 चिन्ह थे। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया, यानी कि आज तक हड़प्पाई जो लिपि है उसे पढ़ी नहीं जा सकी है गाइस, इसलिए यह एक रहस्यमयी लिपि है। तो हड़प्पा की जो लिपि है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, नोट्स में दे दूंगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला पढ़ेंगे हम। शिल्प कार्य का मतलब है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मनके बनाना, शंख की कुटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मुहरे बनाना, बाट बनाना। चूनहोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में कार्य करते थे हड़प्पाई लोग। चूनहोदड़ो से क्या हुआ है ना, जो गुजरात में स्थित है, बहुत सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो एकांतित करते हैं कि हड़प्पाई जो लोग थे वो पूर्ण रूप से जो मनके का कार्य यानी जो शिल्प का कार्य है वो किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे गाइस, वो पढ़ते हैं अब हम। मनके सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, मनके कार्नियल नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे, मनके जैस्पर नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे, मनके तांबे के भी होते थे, मनके सोने के भी बनाए जाते थे और मनके कांसे के भी बनाए जाते थे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे आपको बताना चाहूँगा कि पदार्थ उपलब्ध हैं जिनसे मनकों का निर्माण किया जाता था। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है, मनके की निर्माण भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक तरह से दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था और कितना विकसित सभ्यता अपने टाइम का था गाइस। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली गाइस आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु देना, क्योंकि प्राचीन टाइम में क्या होता था, मुद्राएं नहीं होती थी। इस वजह से किसी एक वस्तु के दौर पे, यानी कि मान लीजिए आपको अगर मोची के पास जूता सिलवाना है या मोची के पास से अगर आपको अपने लिए चप्पल बनवानी है तो मोची को कुछ अनाज का दाना देना पड़ता था। तो इस प्रकार से एक मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको वस्तु विनिमय प्रणाली को लेके। तो हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था वो पूर्ण रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ऐसा पाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर व्यापार मेसोपोटामिया से था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का था ज़्यादातर जो था वो व्यापार था। ऐसे भी सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि तांबा ओमान से आता था, ओमान से तांबा आता था, ऐसे सबूत मिले हैं गाइज। एक विशेष पात्र जिसे हड़प्पाई मर्तबान कहा जाता है ओमान में मिला है। ओमान में क्या है, ओमान एक देश का नाम है, जो कि मतलब ओमान एक देश का नाम नहीं है, बेसिकली ओमान एक देश है, उसमें एक स्थान है, उसका नाम है ओमान। वहाँ पे मर्तबान यानी हड़प्पाई जो अवशेष है वो वहाँ भी प्राप्त हुए हैं, जिसे माना जाता है कि जो व्यापार है वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। सोना दक्षिण भारत से लाया जाता था। हड़प्पा के लिए जो हड़प्पाई व्यापार में जो सोना था ना वो दक्षिण भारत से लाया जाता था। व्यापार के लिए मोहरे मददगार थे।
मोहरे बनाने वाले के बारे में पता चल जाता है। यानी कि मोहरे जो बनाए गए थे ना, उनके बारे में पता चल जाता है कि किस प्रकार के मोहरे किससे बनाए गए थे। यानी कि व्यक्ति की आइडेंटिटी पता नहीं चलती है गाइस, कब बनाया गया था, उसका काल निर्धारण इत्यादि पता चल जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का पतन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए बाकी तो चैप्टर हमने कवर कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत ईजी है वैसे ये चैप्टर, आपने पहले भी पढ़ा होगा। हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसकी खोज कैसे हुई, ये सभ्यता है क्या। फिर हमने इसके व्यापार प्रणाली के बारे में पढ़ा, इसका भौगोलिक विस्तार हमने पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं के बारे में हमने पढ़ा। कुछ क्षेत्र हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण, उनके बारे में हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया। और हमने मन के कैसे बनाए जाते हैं, शिल्प क्या होती है, ये पढ़ा। अभी हम लास्ट जो हमने पढ़ा था वो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार पढ़ा था, किस प्रकार से मेसोपोटामिया से कुछ व्यापारी का देश मिले, मतलब अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पाई अवशेष वहाँ प्राप्त हुए। इससे पता चलता है किस प्रकार से जो व्यापार था वो सुदृढ़ था। ओमान से कुछ पदार्थ प्राप्त हुए हैं व्यापार के, और किस प्रकार से व्यापारिक प्रणाली विस्तृत थी, ये हमने पढ़ा। अब हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पढ़ते हैं गाइस। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता, इतना ब्रॉड सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता अपने टाइम का, और किस प्रकार से ये सभ्यता एक मिनट में, जो कुछ ही समय में, कुछ ही क्षण में अगर हम कहें तो इस सभ्यता का पतन हो गया और ये सभ्यता विलीन हो गई। बाद में अभी हमारी सभ्यता जैसे कि चल रही है, फिर हमारी सभ्यता ने खोजा कि हाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये इत्यादि इत्यादि। तो गाइज ऐसा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन है उसके मुख्य कुछ कारण, वैसे तो कोई इसका पूरा पूर्ण रूप से कारण नहीं बता पाया, लेकिन कुछ अनुमानित कारण है वो बता देता हूं मैं आपको। पहला है भूकंप। माना गया कि भूकंप आया, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि भूकंप आया। भूकंप के कारण बाढ़ आया। भूकंप से क्या हुआ, समुद्र तल में, पानी में इत्यादि में, अब क्या होता है ना कि अगर ज़्यादा भूकंप आया था समुद्र में तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। तो ऐसे ही बाढ़ आया और बाढ़ में पूरा जो सभ्यता है वो विलीन हो गया, ऐसा माना जाता है। दूसरा ये तथ्य है कि जल की कमी, हो सकता है कि जल की कमी हो जिस वजह से सूखा पड़ गया हो। सूखा पड़ने से क्या हुआ होगा गाइस, सूखा पड़ने से खेती नहीं हो रही होगी, खेती नहीं हो रही होगी जिस वजह से अनाज का जो पूर्ण रूप से भंडारण है वो पूरा नहीं हो पा रहा होगा। अतः हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन भी एक कारण माना जाता है कि जलवायु पहले हो सकता है कि पहले जो जलवायु हो वो शुष्क हो, फिर जलवायु उष्ण में हो, जिस वजह से परिवर्तन आया हो खेती में, लोगों के रहन सहन में। आर्यों का आक्रमण एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आर्यों के बारे में हमने गाइस पढ़ा, जैसे कि जो आर्य हैं, आर्यों का आगमन कैसे हुआ। आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आ गए थे भारत में, क्योंकि मध्य एशिया में ठंड बढ़ गई थी और वो शुष्क क्षेत्र की तरफ आए थे। अतः क्या हुआ था कि आर्यों ने आक्रमण किया था हमारे भारत देश पे, उन्होंने अपना कब्जा आधिपत्य अपनाया था। तो माना जाता है कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के जो पतन का कारण है वो आर्यों का आगमन भी है। नदियों का मार्ग में बदलाव। अब नदियों का मार्ग मतलब कि बहुत सारे इंडस, जैसे कि सिंधु घाटी हमने पढ़ा, सिंधु जो नदी थी, हो सकता है कि भाई ऐसा हुआ हो कि जो नदियां हैं उन्होंने मार्ग बदल लिया हो। मार्ग क्यों बदल लिया हो, क्योंकि बाढ़ आई है, इस वजह से नदियों ने अपना अपना मार्ग बदल लिया। और जो क्षेत्र है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत हुई थी वहाँ पे सूखा पड़ गया हो, क्योंकि नदी किसी और रुख की ओर चली गई हो। तो इस वजह से यही कुछ कारण है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाते हैं। परंतु अभी पूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण है वो प्रकाशित आज तक नहीं हो पाया है गाइस। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नोट्स लिंक में दे दूंगा और आपको बताना चाहूँगा आप ध्यान लगा के इस चैप्टर को पढ़िए, आप 110% अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे अगर नोट्स भी आप अगर पढ़ के जाते हैं तो। और गाइज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो पर देखा, अपना टाइम दिया गाइज। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।